अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूं जो अहमद पशरकिया में चंद ही दिनों में या चंद ही अरसे में उन्होंने अपना नाम और मकाम पैदा किया है। और इस वक्त अहमद पशरकिया का हर बिजनेसमैन हो, सियासतदान हो या नौजवान हो, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की ही जो है जो वो काम कर रहे हैं उनके तर्ज अमल पे वो काम करना चाह रहे हैं और वो इस वक्त एक बड़ी बेहतरीन मिसाल बन चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में ही हाजी आमिर शहजाद साहब, जो इस्लामिया फाउंडेशन के जो चेयरमैन भी हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि आप क्या सोच के जो है, एक तो आप सियासत से दूरी भी बनाई हुई है और समाजी भी आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, सियासत से क्यों दूरी रखी हुई है? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है जो इस वक्त पूछते हैं। जी आमिर साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी आपका शुक्रिया आप आए। आप मुझे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, क्लास फेलो भी रह चुके हैं। तो जो आपका सवाल है, देखिए, मेरा मानना ये है कि माशरती तब्दीली का जो सबसे अहम नुक्ता है ना, वो एक इंसान और उसका रवैया होता है। और देयर इज़ नो डाउट अबाउट कि भाई पॉलिटिक्स जो है या सियासत जो है वो एक जमहूरी मुल्क में वाइटल रोल प्ले करती है। बट मेरा मानना ये है कि समाजी खिदमत का जो जो दायरा-कार है ना, वो ज़्यादा अमली होता है, ज़्यादा फ़ौरी होता है और गैर जानिबदार होता है। क्योंकि जब आप समाजी खिदमत करते हैं तो आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनके एहसासात के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी के बच्चे की तालीम का कोई मसला है या किसी ख़ानदान की इलाज मुआवजे का मसला है, या देखिए, मैं आपको अपने वो सारे मसले बताऊंगा जो हमारे शहर में हैं। किसी का बिजली का बिल है, या किसी का कोई सीवरेज का इशू है, या किसी का यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं पे हुई। तो इस चीज़ के लिए मुझे किसी की पॉलिसी का या किसी की मंजूरी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। सही। यानी कि जब बंदा कोई समाजी खिदमत कर रहा होता है तो आप इन सारी चीज़ों से मुबर्रा होते हैं। वेयरइन अगर मैं सियासत में चला जाऊँ और मैं किसी चीज़ को कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एक सर्टेन अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है और वो एक डिपार्टमेंटल वाइज जाते हैं। एक गरीब बंदा अगर मेरे पास चल के आता है, मैं ये समझता हूँ कि वो मेरे पास आने से पहले वो उस रब के पास जाता है। वो रब ताला जो है वो फिर उसको डायरेक्ट करता है कि मेरे फ़लाँ बंदे के पास जाओ। तो उस बंदे को मैं अगर फ़ौरी चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकता तो फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी ओहदे को या किसी भी सियासत में जाने को। हाँ, जब जब आप फ़ौरी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि भी आप में गैर जानिबदारी होती है। लेकिन अगर आप सियासत में आते हैं तो एफ़िलिएशन की वजह से आपकी वाबस्तगी या मुखालफत की एक लकीर खिंच जाती है, और जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं उनको प्रायोरिटीज़ मिल जाती हैं, और जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, दूसरी पार्टीज़ के होते हैं, उनके लिए फिर आपकी जो है ना प्रायोरिटीज़ कम हो जाती हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट है। तो मेरा ये मानना है कि भी माशरे के माशरती तब्दीली के लिए या इंसान की सोच को चेंज करने के लिए समाजी खिदमत का जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, सबसे ज़्यादा मौसर है। तो इसलिए मैं सियासत से अपने आप को दूर रख करके लोगों की खिदमत करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। आमिर शहजाद साहब से एक सवाल करना चाहूंगा कि मौजूदा दौर में आपके नजदीक वो कौन से तीन सबसे बड़े समाजी और सियासी मसाइल जो हैं वो जिन पर फौरी तवज्जो की जरूरत है और इनके हल के लिए सियासी और गैर सियासी अफराद को क्या किरदार अदा करना चाहिए? तो मैं आमिर शहजाद साहब से ही जानना चाहूंगा इस हवाले से। देखिए, सियासी मसाइल का तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। हाँ, मैं समाजी मसाइल का आपको बता सकता हूँ कि क्या मैं फ़ील करता हूँ कि मैं हमारे माशरे में क्या मेजर 3 चीज़ें ऐसी हैं जो जिन पे हमें काम करना चाहिए। जिसमें सबसे पहले है यकसां तालीम, ठीक है। दूसरा है जी बेरोज़गारी, माशी बिल्कुल। यकीनी कह लीजिए, जी बिल्कुल। और तीसरा है जी इंसान के रवैयों में जो बिगाड़ आता जा रहा है। बहुत ज्यादा आता जा रहा है। अब ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर इनको हम सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें, मैं नहीं कह रहा कि भई आप इनको हम ओवरनाइट जो है ना वो ठीक कर सकते हैं। मैं समझने की और समझाने की बात कर रहा हूँ बिल्कुल। कि जो तालीम, मैं कह रहा हूँ ना जी, तालीम हम हर बंदे को देखें तो यही स्ट्रेस करता है या यही फ़ोकस होता है कि भई तालीम होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि हमारे शहर में, मैं हमारे शहर की मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है?
यकसा तालीम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, अमीर के लिए अलग से है, गरीब के लिए अलहदा से है। जब बिल्कुल। आप इस तरह का तवाज़ुन बरकरार नहीं रखेंगे तो आपके जो जनरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी, जो आपके बच्चे प्रोड्यूस हो रहे होंगे, वो भी उसके मुताबिक ही हो रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी तालीम, अच्छे इदारे, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव्ड होगा। बिल्कुल। जो नहीं कर रहे होंगे बेचारे, उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल शैटर्ड होगा। अब इसका तनासब क्या है? मेरी नज़र में हमारे शहर में 20% ऐसे बच्चे होंगे जो अच्छी तालीम और अच्छे स्कूल्स अफोर्ड कर रहे हैं, और 80% बच्चे जो है वो बेचारे नॉर्मल एजुकेशन। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपका बच्चा इस तरह 80% बच्चा इस तरह प्रोड्यूस हो रहा है कि भी उसकी जो ग्रूमिंग है या उसकी जो पर्सनल कॉन्फिडेंस है वो इतना इम्प्रूव नहीं है, तो वो मैट्रिक, एफए, बीए करने के बाद डिग्री लेके जब मार्केट में जाएगा तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा। बिल्कुल नहीं वो होगा। डिग्री लेके फिरता रहेगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन वो 20% वाला बच्चा जो अच्छे स्कूल्स में अच्छी ग्रूमिंग करके जाएगा, उसको जॉब मिलेगी। तो इवेंचुअली इट विल ट्रिगर कि भाई बेरोज़गारी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है मुल्क में हैं, लेकिन हमारा बच्चा जब वो डिग्री लेके जाता है, सो डिग्री इज़ द की ओनली, आपकी वो चाबी है। उस चाबी से आप डोर खोल के अंदर जा सकते हो, बैठ सकते हो और इंटरव्यू दे सकते हो। जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो तो आप इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में वो ग्रूमिंग ही नहीं हुई, आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुए। वो 20% बच्चा जो है, जो अच्छी तालीम लेके गया हुआ है, उसने जाकर के अपने आप को प्रूव भी किया, उसने अपने आप को और इम्प्रूव भी किया। अब ये 80% बच्चा जो है ना, वो फिर बेचारा धक्के खाता हुआ वापस आ जाता है अहमदपुर में, और यहाँ पर आकर के या तो वो चाइल्ड लेबर में चला गया, या रेडी लगा दी, या किसी शॉप पे चला गया, या किसी का चाचा मामा ताया बाहर खड़ा हुआ था वो मुल्क से बाहर चला गया। ठीक है, बट जब आपका सबसे पहला जो मसला है ना वो यकसा तालीम का है, उसको ठीक करेंगे तो बच्चे अच्छे प्रोड्यूस होंगे, और अगर अच्छे प्रोड्यूस होंगे तो आपकी रोज़गार की जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी या जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो बढ़ेंगी। जब आपके 80% बच्चा सही रोज़गार नहीं मिलेगा, उसको टाइम पे नहीं मिलेगा, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी, तो उसके रवैये में बिगाड़ आएगा। जब रवैये में बिगाड़ आता है तो फिर क्या होगा कि भी माशरे में वही बच्चा जो एक ज़माने में पढ़ रहा था दूसरों के साथ, और उसकी एजुकेशन भी हो गई, उसकी भी हो गई, लेकिन इस बच्चे को चूँकि कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया, इसको सही से ग्रूम नहीं किया गया, उसको जॉब्स नहीं मिली, और माशरे में आकर के उसने क्या करना है? लड़ना ही है ना, उसने झगड़ना ही है ना, उसने माँ बाप से लड़ना है, उसने बहन भाइयों से लड़ना है, उसने हमसायों से लड़ना है। तो फिर एक बिगाड़ पैदा हो जाएगा। फिर वो जो एक इन्वायरमेंट हम 90s में देखते थे, इसलिए नहीं है ना जी। तो मैं समझता हूँ 3 जो बड़े मसाइल हैं एज ए समाजी कारकुन, वो यकसा तालीम के बाद बेरोज़गारी, और बेरोज़गारी के बाद जो है ना रवैयों का बेहतर होना है। तो इसमें मेरे ख्याल में अगर हमें किरदार अदा करना चाहिए सियासी या गैर सियासी लोगों को, तो मैं ये कहूँगा कि भाई तालीम जो मुखय्यर हज़रात हैं वो अपने सराउंडिंग के, अपने शहर में, मैं ये सजेशन दे रहा हूँ, मुखय्यर हज़रात को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए जी, और एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जिसमें कंट्रीब्यूशंस हों और बच्चों को यकसा तालीम दी जाए, लुक आफ्टर किया जाए गवर्नमेंट स्कूल्स को भी और प्राइवेट स्कूल्स को भी, उनमें तालीम के हवाले से जितनी भी वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसी तरह जब आप बेरोज़गारी की तरफ आते हैं तो आप वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओपन करें, आप लोगों को हुनर दें, और बच्चों के लिए जो है जो भी वसाइल हैं वो आप बरोए कार लेके आएँ, क्योंकि पिछले 20, 25, 30 सालों में जो बच्चा प्रोड्यूस हो चुका है, अब उनको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो पैदा करना हमारा काम है। ठीक है, जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो रवैयों में खुद ब खुद बेहतरी आ जाएगी। मैं सवाल करना चाहूँगा एक और, नई नस्ल के हवाले से आपका क्या पैगाम है कि वो किस तरह समाजी और इखलाकी इक़दार को बरकरार रखते हुए मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते हैं? इस हवाले से भी जरा, ये बड़ा अहम सवाल है, और यहाँ पे अहमदपुर शहर के में मैं यहाँ पे अपने नाज़रीन को भी वज़ाहत इसलिए करना चाहूँगा कि आपका बार बार एक ही सवाल होता है आमिर शहजाद साहब के हवाले से,
और उसी से रिलेटेड ये सवाल आया, तो अब जवाब भी उन्हीं की जबानी सुनते हैं कि वो क्या देते हैं इस हवाले से। देखिए ये इसका जवाब तो बहुत बहुत डिटेल में देना चाहता था, लेकिन कभी टाइम नहीं मिला। लेकिन अभी इस टाइम पे ये कहूँगा कि जो हमारी जो यंग जनरेशन है ना, इर्रिस्पेक्टिव कि भी लास्ट 30 ईयर्स में उनकी एजुकेशन के साथ क्या किया गया, इर्रिस्पेक्टिव कि भी वो क्या कर रहे हैं, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं यंग जनरेशन को ये मशवरा देता हूँ कि वो अपनी काबिलियत को पहचानें और ख़ुद तय करें कि भी उन्होंने अपना क्या किरदार अदा करना है। ना मैं, ना मुफीज़ भाई, ना माहर साहब, या कोई भी बंदा आकर के उनको ये नहीं कह सकता कि आप ये करें। हर बंदे को अपनी काबिलियत का पता है, हर बच्चे को अपनी काबिलियत का पता है। जब आपको अपनी काबिलियत का पता है तो आप खुद अपने डेस्टिनेशंस या अपने गोल्स जो है ना वो डिसाइड करें। अपने देखें, दयानतदारी, सच्चाई और एहतराम कभी आपको नाकाम नहीं करेगा, आपको हमेशा कामयाब करेगा। सीखने का जो अमल है वो हमेशा कंटिन्यू रखें, क्योंकि आज जो दौर है वो महारतों के लोगों का दौर है। आपके पास हुनर होगा, आपके पास आपके हाथ में हुनर होगा तो आप कामयाब होंगे। इसी तरह जो सोशल मीडिया है उसको आप मस्बत वे में यूज़ करें, क्योंकि मुझे लगता है कि यूथ की आवाज़ में बहुत असर है। जब आप अपनी आवाज़ मस्बत तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे तो वो ऐवान बाला तक जाएगी, और आपकी आवाज़ अगर पॉजिटिव वे में होगी तो आपको भी उसका फ़ायदा होगा, शहर को भी उसका फ़ायदा होगा। मेरे ख़्याल में आप ही वो नस्ल हैं जिसने पाकिस्तान की नई सिमत को मुतय्यन करना है कि भी हमारा पाकिस्तान जो है वो किस तरफ जाएगा। बिल्कुल, और कोई शक नहीं उसमें एक अहम किरदार आपने अहमदपुर शर्किया में आके जो शऊर उजागर किया है यहाँ की आवाम में। हमारे यहाँ पे काफ़ी मुखियर हजरात हैं, लेकिन इस तरफ कभी भी उनकी तवज्जो नहीं गई थी। आप हो गए या मैं हो गया, हम उस यकीनन उस पीढ़ी से हैं या नस्ल से हैं कि जिन्होंने वो चीजें देखी जो आने वाली नस्लें नहीं देख रही, ना देख सकेंगी। जो हमारा दौर था उसमें हमें टीचर से मार भी बड़ी पड़ा करती थी, शायद उसी की वजह से आज जो है एक सही सीमत की तरफ रवाना है, और एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है उन्होंने। नाज़रीन, ये जो पहले मैंने सवाल किए वो आपकी जानिब से थे, अब ये सवाल जो है मेरी जानिब से है। अक्सर मैं इनके साथ आमिर शहजाद साहब जो हैं इस्लामिया फाउंडेशन के चेयरमैन, इनसे डिस्कस भी होती है, तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए एक विजन लेके आया हूँ। आज उसी विजन के हवाले से मैं इस जाती तौर पर, ताकि मेरे नाज़रीन भी वो विजन जो है वजाहत के साथ सुन सकें। अक्सर वो जो है अपने मैसेजेस वगैरह करते हैं, जिनके साथ बातचीत करते हैं, तो उसमें भी यही कहते हैं कि मेरा एक नौजवानों के लिए विजन है। तो आज उस विजन की मैं चाहूंगा कि वो आप मेरे नाज़रीन को भी बताएं इसी चैनल के तवज्जुह से कि वो विजन है क्या। देखिए जी, विजन कह लें, ख्वाब कह लें, ख्वाब हर कोई देखता है, शर्मिंदा ताबीर किसके होते हैं किसके नहीं होते। मेरा अहमदपुर शर्किया के लिए जो ख्वाब है वो ये है कि भी पहले तो मैं एक चीज़ पे आपको क्लैरिफाई कर दूं कि बहुत सारे दोस्त फेसबुक पे ना मुझे कहते रहते हैं कि भी आप जनाब लोगों को आटा देना या राशन देना छोड़ दें, लोगों को इमीडिएट हेल्प करना छोड़ दें और लोगों के लिए इंडस्ट्री लगाएं, लोगों के लिए एजुकेशन का प्लान करें या उनके जो रोज़गार के लिए कुछ करें। तो मैं उनको आंसर करता हूँ इसी सवाल में, क्योंकि ये भी एक विजन है। देखें भाई, हर इंसान के नहीं, हर माशरे में ना और हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं। अब जिस कंडीशन में हम हैं, बिल्कुल, मैं शॉर्ट टर्म जो गोल्स हैं उनको इग्नोर कर ही नहीं सकता। एक तो वो मेरी अपने अंदर बिल्ट है ना कि मैं ये नहीं इग्नोर कर सकता कि कोई बंदा भूखा बैठा हो और मेरे पास पैसे और मैं जनाब उसको देखूँ ना, मैं नहीं कर सकता भाई। इसलिए मैं राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करता रहूँगा, मैं लोगों की हेल्प जहाँ तक हो सकेगी मैं करता रहूँगा। किसी का बिजली का बिल, किसी के इलाज मुआवजा, किसी का एम्बुलेंस का हवाला, किसी का क्या, ये शॉर्ट टर्म हैं चीज़ें, ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, इनको मैं अचीव करता रहूँगा। एक तो ये मेरे अंदर की आवाज़ है, बिल्कुल। दूसरा ये कुरान में भी लिखा हुआ है और ये हम लोग बारहा दफ़ा सुनते भी हैं कि मस्जिद बन रही हो,
अगर उस मस्जिद को एक सीमेंट की बोरी देनी हो और सामने आपका भूखा बंदा बैठा हुआ, तो आप भूखे को खिला दो। अगर मैं, ये हदीस, हम मुसलमान हैं सारे, राइट? बिल्कुल। तो अगर ये हदीस आपके सामने है या आयत हमारे सामने होती है, तो भाई अगर मैं कर रहा हूं तो क्यों तनकीद की जाती है? ये तो मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट माय लॉन्ग टर्म गोल्स। मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स में सबसे पहले इंशाल्लाह मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा जो मैं अपने शहर के गरीब लोगों के लिए मुफ्त होगा। दूसरा, वोकेशनल इंस्टीट्यूट ऑलरेडी 75% मेरा बन चुका हुआ है, एंड कोशिश ये है कि भी इसी रमज़ान के दौरान उसका मैं इफ्तिताह कर दूं। नाज़रीन, एक दफ़ा माज़रत के साथ, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने की है जो यहाँ पे पहली दफ़ा अनाउंसमेंट हुई है कि ये वोकेशनल कॉलेज बना चुके हैं जो 75% कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। दूसरा, तीसरी जो है ना वो ये है, ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, ठीक है जी? जी। कि जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उनको टाइम लगता है, और मैं आपको फिर कह देता हूँ, मैं ज़ाती हैसियत में सारा कुछ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ना तो फंडिंग लेता हूँ, ना मैं किसी से डोनेशन, ना मैं किसी कुछ, क्योंकि उसका भी मैं आपको एक रीज़न दूंगा बाद में अगर कभी मौका मिला तो। ज़रूर। तीसरा जो मेरा लॉन्ग टर्म है ना वो है एकेडमी का क़याम। अब एकेडमी के क़याम में, इसमें एक ऐसा प्रोसेस है जिसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है और मैंने दोस्तों को भी जिक्र किया है कि भी ये मेरा प्लान है, तो उन्होंने, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने वो उसे पसंद किया है। और इंशाल्लाह जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आपको पता चलेगा कि भी इस एकेडमी ने इस शहर के लिए क्या प्रोड्यूस किया है। क्योंकि इस एकेडमी के थ्रू फर्स्ट फेज़ में मैं इंशाल्लाह 200 बच्चों को एजुकेशन देने जा रहा हूँ, और वो एजुकेशन होगी 10 साल के लिए, 8वीं क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक, और उसके बाद फिर 2 साल के लिए और एक्सटेंशन होगी, जिसमें बच्चों को CSS की और PMS की तैयारी करवाई जाएगी। बच्चों को तैयार किया जाएगा कि वो मुकाबले के इम्तिहान में अपेयर हों। और मेरा विजन है, जो लॉन्ग टर्म विजन है, सबसे बड़ा विजन है, वो ये है कि मैं 10 years फ्राम नाउ, लाइक 2035 में या 36 में, मैं इस शहर में कम अज़ कम 50 से 100 ब्यूरोक्रेट्स को प्रोड्यूस करूंगा। और वो जब 50 से 100 ब्यूरोक्रेट्स प्रोड्यूस होंगे, चाहे वो AC लेवल के हों, ASP लेवल के हों, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, तो फिर जो है हमारे शहर की तकदीर बदल जाएगी। क्योंकि अगर 50 लोगों को भी मैंने, 50 बच्चों को भी अपनी कफ़ालत में ला करके और उनको मैंने इस राह में लगा दिया, और 2035 तक 50 बच्चे ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि 50 ख़ानदानों में एक एक बच्चा होगा, और वो फिर आगे अपने ख़ानदान को डायरेक्शन देगा कि भी हमने कहाँ जाना है। क्योंकि सरप्राइजिंगली लास्ट 30 ईयर्स में हमारे शहर से एक भी असिस्टेंट कमिश्नर कंपटीशन का एग्जाम दे के पास नहीं हुआ। हाँ, ये बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल निशान भी है। क्योंकि जितने AC यहाँ से बने होंगे, वो पटवारी गिरदावर से प्रमोशन लेते हुए तहसीलदार से प्रमोशन, यानी कि रैंकर्स होंगे, वो जाके AC बने हैं। बट अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देखते हैं तो इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन, हमारे शहर की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% होगी या 2% होगी, तो ये बहुत 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 निग्लिजिबल है। उसको टैकल करने के लिए जो लॉन्ग टर्म प्लान है भाई, मैं अपने शहर के लोगों को, उन नौजवानों को कह रहा हूँ जो मेरे ऊपर तनकीद करते हैं, भाई शॉर्ट टर्म गोल्स में मैं ये हेल्प आउट करता रहूँगा, क्योंकि ये अल्लाह की अमानत है मेरे पास, और मैं ये अल्लाह के साथ तिजारत करता ही रहूँगा ताकि मुझे अल्लाह और दे, और मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को जो है अचीव करूँ। उसके बाद जब 50, 60, 70 ब्यूरोक्रेट्स यहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए आज मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये भी कह रहा हूँ, जिस तरह लाहौर को कहा जाता है ना सिटी ऑफ कॉलेजेस, बिल्कुल जिसी तरह सरगोदा को कहा जाता है सिटी ऑफ ईगल्स, तो एक वक्त आएगा, बल्कि मैं आज वो नाम दिए जा रहा हूँ, जब हो जाएगा तो इंशाल्लाह ऑफिशियली हो जाएगा हमारा नाम, लेकिन आज ही मैं अपना ख्वाब बताए जा रहा हूँ आपको कि मेरा ख्वाब है कि हमारे शहर को अहमदपुर शर्किया, कि आगे लोग इस चीज़ से जाने कि हमारा शहर कौन है, सिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। तो मेरा शहर अहमदपुर शर्किया एक वक्त होगा जब कहलाया जाएगा सिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि यहाँ से मैं 50 नहीं, 100 नहीं, 200 बच्चों का बैच निकालूंगा। कोशिश ये है कि 200 हो जाए, नहीं होगा 50 भी हो गए, मेरा ख्वाब पूरा हो गया। आपका ख्वाब पूरा। ये बहुत बड़ी सोच है और बड़ा
एक यूं कह लें कि एक जिस तरह पहले कहा जाता था, जैसे तौसा शरीफ को काउंट किया जाता है कि वहां पे बेसिक एजुकेशन ज्यादा है, वहां से नो डाउट ये चीजें ऐसे अफसरान निकले। अहमदपुर शर्किया के लिए इस तरह की सोच रखना कोई आम सी बात नहीं है। आमिर शहजाद साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा कि वो ये सोच लेके कि इसका नाम ही खुद चेंज कर दिया जाएगा आने वाले वक्त में, अहमदपुर शर्किया ब्यूरोक्रेट्स का शहर हुआ करेगा इंशाल्लाह। एक अहम तरीन सवाल जो आज कल अहमदपुर शर्किया में बड़ा जेर बहस है, जहां भी बैठा जाए, क्योंकि यहाँ पे इस्लामिया फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं हाजी आमिर शहजाद साहब, उन्होंने बहुत सारे ऐसे इकदाम किए जिनकी वजह से अब लोगों में ना एक सवाल जो है वो बाहर आ रहा है बार बार उनकी जानिब से। क्या आमिर शहजाद साहब जो समाजी और जो है फलाही काम कर रहे हैं, क्या वो सियासत की जानिब भी रवा दवा है? अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल हर जगह पे एक जेर बहस है, जेर मौजू है। क्या आमिर शहजाद आने वाले इलेक्शंस में बड़ी सीट पे आएंगे, एमएनए की सीट पे, छोटी सीट पे आएंगे, एमपीए की सीट पे आएंगे? अब ये सवाल बड़ा बहस में आ रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या सियासत में आने का कोई आपका इरादा है? देखिए जी, ये जो सवाल है ना, इसका मुझे भी बहुत सारे दोस्तों ने पूछा, कहा भी गया, कुछ बड़े दोस्त भी हैं, बट मेरा क्वेश्चन अपने आप से है। देखिए, मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह की अमानत मेरे पास है, वो मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ। इस सवाल का जवाब बहुत तफसील में मैं देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। बहुत सारे दोस्त हैं शहर के, वो मुझे कहते हैं जी मुझसे ना 5 बोरियां चावल की ले लें और अपने रमज़ान में वो पकवा दें, क्योंकि उनको शायद मेरे ऊपर ट्रस्ट है। मैं फ़कत इसलिए नहीं लेता कि जब मैं उनसे कोई बोरी लूँ या थैला लूँ और उस थैले में से उठाने और गोदाम में रखने फिर पकाने के टाइम तक 100-150 दाना जो है वो नीचे गिर जाए। उसने तो मुझे दिया ना पूरी, उसमें से अगर 100-150 दाना गिर गया नीचे, तो वो रब ताला तो मुझे पकड़ेगा ना कि भाई वो दाने का हिसाब दो जो नीचे गिर गया, नीचे गिर तो ज़ाया हो गया। इसलिए मैं किसी से लेता नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं जिस लेवल पे काम कर रहा हूँ ना, तो मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कभी सोता हूँ, ऊँघ लेता हूँ, ठीक है जी। जब मैं सो जाता हूँ तो पीछे कोई बंदा मेरे दरवाजे पे आता है, नॉक करता है, तो मेरे भाई बोलते हैं जी वो सोया हुआ है। वो बंदा वापस जाता है तो उसका जवाबदेह मैं हूँ। सही। ये हक़ुक़ुल इबाद की नफ़ी है। बिल्कुल। अगर कोई शख्स मेरे दरवाजे पे आया है, मैं चाहे सोया हुआ भी हूँ, अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया है कि भी कोई दरवाजे पे आया है, तो मैं चाहे सोया भी हूँ तो भी मुझे उसे मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आपको आंसर मिल गया होगा कि मैं किस स्टेज से सोचता हूँ। बिल्कुल। मैं हक़ुक़ुल इबाद को जिस दिन पूरा करने जोगा हो गया, फिर मैं सियासत में आ जाऊँगा। हक़ुक़ुल इबाद तो हक़ुक़ुल इबाद, क्योंकि अगर आप एमएनए की आप सीट होल्ड करते हैं, एक ऑफिस होल्ड करते हैं, आप पे जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आप पे जिम्मेदारी है भाई कि भी आपने अपने पूरे इलाके को देखना है, फिर आपने सोना नहीं है, फिर हज़रत उमर बन जाना है, फिर हज़रत उमर की तरह रात को निकलना है गलियों में कि कौन सा घर है जो परेशान हाल है, जाके देखना है उनको कि भी किसके घर में खाना पका है और किस घर में। मैं तो ये करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं कहीं किसी का हक, किसी की हक, क्योंकि रब ताला अपने हकूक माफ़ कर देगा। मुझे नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। अपने माँ बाप की मगफरत के लिए, अपनी आखरत के लिए कर रहा हूँ ना मैं। वो कल को मैं सियासत में आ गया मेरे भाई, मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई, और जिम्मेदारी आने के बाद मैं किसी एक बंदे को अटेंड ना कर सका, किसी एक बंदे के लिए दरवाज़ा बंद हुआ, या मैं यहाँ अवेलेबल ही नहीं हूँ, दुबई में हूँ, तो उसका आंसरेबल कौन होगा? मैं हूँगा। इसलिए मैं भाई, नो डाउट सियासत, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि सियासत बहुत वाइटल रोल प्ले करती है किसी भी जमहूरी मुल्क में। नो डाउट आप एमएनए आते हैं तो आपके पास पावर्स आ जाती हैं, आप उन पावर्स को यूज़ करके शहर के लिए कुछ कर सकते हैं, आप बेहतरी ला सकते हैं, बट उस सोच तक जाने के लिए मुझे अपने अंदर देखना पड़ेगा कि भाई मैं हक़ुक़ुल इबाद पूरे कर सकता हूँ। जागीर सादकाबाद से लेकर के, क्योंकि मैं जागीर सादकाबाद गया हूँ गर्म कपड़े लेकर, मुझे पता है लोगों को क्या हाल है वहाँ पे। बिल्कुल। मैं यहाँ तक
मतलब आज मेरा कोई इरादा नहीं है अभी आज की डेट तक सियासत में आने का। आने वाले वक्त में आने वाले वक्त में जब मुझे ये लगा कि भी मैं हकूक़ुल इबाद पूरे कर सकता हूँ, यस। अगर अगर मेरे शहर के जो MPA MNA साहब हैं, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको और वसाइल दे और उनकी जो प्रोग्रेस है या जो मैं कंट्रीब्यूशन है वो काबिल तारीफ़ भी है। लेकिन बात यह है कि भी मैं अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखूं तो वो भी इंसान है ना, उनसे भी कमी कोताही हो सकती है। तो मेरा मानना ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं या जो आपके लीडर्स होते हैं उनको प्रोएक्टिवली जो है अपने इलाके में जो बेसिक मसाइल हैं जो मैंने अभी जिक्र किए हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं आपकी बात करता हूँ। यहाँ पे जो आवाम की है, अब जिस तरह आपने एक मिसाल दी कि मैं किसी से चावल का थैला तक नहीं लेता कि चंद दाने उससे गिर जाएं तो मैं उसका जवाबदेह होऊंगा। अब लोग भी यही तवक्को कर रहे हैं कि जो शहर के लिए इतने अच्छे फलाही जो है काम कर रहा है, करने जा रहा है, कर रहा है और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे, तो सियासत में आके एक रिवायती सियासत को भी खत्म करके, क्योंकि आप एक मिडिल क्लास से अप क्लास में आए और यहाँ तक अल्लाह ताला ने आपको जो लाए हैं, तो शायद आपके लोग भी यही तवक्को करते हैं कि हमें भी उसी तरह की, जिस तरह ये फलाई काम अच्छे अंदाज से कर रहे हैं, सियासत का रुख भी तब्दील कर देंगे, हमारे शहर को कुछ और बेहतर बना देंगे। तो ये भी रीजंस हैं उनका। जो देखिए, आपकी बात ठीक है, मैं किसी की बात को डिनाई नहीं करता, बट मेरा जवाब सिंपल वर्ड्स में ये है कि जिस दिन मुझे ये लगेगा कि मैं हाँ हकूक़ुल इबाद पूरे कर सकता हूँ, देन इंशाल्लाह आपके साथ अनाउंस कर दूँगा। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ। मुझे जो लग रहा है, और अवाम एक दफ़ा खुद अपने जो है इजहार को दोबारा वो बढ़ाएगी, और इंशाल्लाह हमें सियासत में भी ऐसे ही नौजवान चाहिए, नई सोच के साथ। वो पुरानी रवायत के साथ, रवायात के साथ सियासत हो रही है, उसका किला कमा भी होना चाहिए। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि अहमदपुर शर्किया की आवाम खुद ही इनको मुंतखब कर देगी। जिस तरह उन्होंने कहा कि फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, उनका इरादा नहीं है। इसी तरह के प्रोग्राम्स को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका होस्ट मुफीजुर रहमान एक बार फिर नए सवालात के साथ पेश होगा। जज़ाकल्लाह।